मोदी सरकार भारत में जातीय जनगणना कराने को राजी हो गई। आपको बता दें कि आजादी के बाद से भारत में जातीय जनगणना बंद कर दी गई थी। 2011 में यूपीए सरकार के दौरान जनगणना में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आ सकी। लेकिन सत्ता जाने के बाद जब वही लोग विपक्ष में बैठे तो नरेंद्र मोदी सरकार पर इसके लिए दबाव बनाने लगे। लेकिन मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लेकर यह दांव भी विपक्ष से छीन लिया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी के अलावा इस कमेटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार के चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये घोषणा की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मानना है कि यही सरकार थी जिससे कई बार मुलाकात कर इसकी मांग की गई थी, लेकिन हर बार मना कर दिया जाता था। आज भारत सरकार भले ही कितनी बार इन लोगों ने पार्लियामेंट में मना किया, प्रधानमंत्री जी से हम लोग स्वयं गए थे मिलने, तब मना किया गया। बिहार सरकार ने अपने बलबूते जो है हम लोगों ने कराया। आज उसी को देखा देखी ये लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग की जीत है, आप ये कहना एकदम जीत है। और असली जीत तब होगी जब इस डेटा के आधार पर बजट बनेगा और उसी डेटा के आधार पर पिछड़ा अति पिछड़ों की सीटों को आरक्षित किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने तो तेजस्वी यादव को आईना ही दिखा दिया। जिंदगी भर कान पकड़ के सोनिया गांधी के आगे उठ बैठ किए, आरक्षण को दबा दिए, यही लालू यादव हैं जो कांग्रेस के पल्लू में पले थे और मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया, मंडल कमीशन के नाम पर राज किया था। अरे धन्य नरेंद्र मोदी जो लालू यादव और कांग्रेस के बरसों के पाप को धोने का काम किया। केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब भारत में हर 10 साल में होने वाली आम जनगणना जो साल 2021 में होनी थी वह भी नहीं हो पाई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मानना है कि हमने संसद में कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवा के ही मानेंगे। हम समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को टाइमलाइन बतानी पड़ेगी। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हर चुनावी सभा में राहुल गांधी यही मुद्दा उठाते थे। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी हिंदुस्तान में कितनी भागीदारी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को करारा जवाब दिया एसबीएसपी के मुखिया ओपी राजभर ने, जिनका मानना है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब क्यों नहीं कराई गई जाति जनगणना। जनता ने, देश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। सत्ता में थे तब ये कुंभकर्ण की नींद सोए थे। देश की जनता अलग अलग प्रदेशों में लोगों को जनादेश दिया तो लोगों ने कांग्रेस की समर्थन करके देश में सरकार बनाई, तब भी सभी लोग कुंभकर्ण के नींद सो गए।
कम से कम जब देश की जनता ने मोदी जी को देश में पावर दिया कि आप कुछ करो, तो मोदी जी कर रहे हैं, तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तो कोई भी बन सकता है भाई। वहीं कांग्रेस के लिए यूपी के डिप्टी सीएम का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है कि बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। कांग्रेस पर सवाल खड़ा करने वालों में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। तो भाई कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। इनफैक्ट बिहार में भी जब जाति जनगणना हुई तो कांग्रेस वाले सरकार में ही थे। तो राहुल गांधी को किसने रोका है कि जो जानकारी आई उसके आधार पर आप कोई योजना बना दो? वो इसी से, और 40 बरस कांग्रेस इस देश में शासन में रही है, तब क्यों नहीं कराकर सुधार दिया? ये बेकार की बात है। अभी जगे हैं और अभी उनको ये ज्ञान हुआ है कि जाति की गणना होने से स्थिति को सुधारा जा सकता है। अब कांग्रेस के लोगों से मेरा सवाल ये होगा राहुल गांधी जी से कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुसलमानों की गणना तो इस देश में 75 साल से हो रही है। गणना हुई तो क्या उसके आधार पर आपने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास किया? और अगर किया तो उसका तो असर दिख नहीं रहा है। बिहार में इसी साल अक्टूबर महीने के आसपास विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। जानकार मानते हैं कि सरकार विपक्ष से जाति जनगणना का मुद्दा छीनकर लीड लेना चाहती है। जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का मानना है कि बीजेपी पहले भी बिहार में सरकार में थी, तब जाति जनगणना में क्या निकल कर आया और क्या किया गया ये नहीं बताया गया। नवंबर 2023 में बिहार की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में जो गरीब परिवार पाए गए हैं 94 लाख, उनको 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब भाजपा सरकार में, भाजपा को ये बताना चाहिए कि भाई वो 2 लाख रुपए अभी आपने दिया कि नहीं दिया। अभी तक तो किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। जबकि बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान का कहना है कि ये लंबे समय से लोगों की जरूरत रही है, जिसके लिए मोदी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से। मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। दरअसल बिहार में साल 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वे कराने का फैसला लिया था। तब बीजेपी भी राज्य सरकार में नीतीश कुमार की साझेदार थी और उसने इसका समर्थन किया था। लेकिन इस जातिगत सर्वे के आंकड़े साल 2023 में जारी किए गए थे। तब बिहार में सियासी समीकरण बदल चुका था और नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल के बीच गठबंधन हो चुका था। उसके बाद से ही देश भर में जातीय जनगणना का मुद्दा सियासी गलियारों में रह रहकर उठता रहा है। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का मानना है कि देश में 90% लोग पीडीए के हैं और अगर ये लोग साथ रहे तो जीत पक्की है, बशर्ते जनगणना सही तरीके से हो। अखिलेश ने कहा कि सरकार का ये निर्णय लेना इंडिया गठबंधन के एजेंडे की जीत है। जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव को कभी सत्ता में उनके सहयोगी रहे राजभर ने भरपूर जवाब दिया, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि एसपी के पीडीए का पर्दाफाश हो गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो फर्जी पीडीए का ढोंग कर रही थी, आज उस पीडीए का ढोंग का भी पर्दाफाश हो गया है। जाति जनगणना के नाम पर केवल राजनीति करते थे। सियासी पंडित मानते हैं कि बीजेपी को मालूम है कि वो अगड़ी जातियों और कुछ अन्य पिछड़े और अति पिछड़े वोटों के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती। उसे पिछड़े दलितों के वोट पाने के लिए दूसरे सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
इसी वोट के लिए उसे पिछड़ी जातियों को साधने की जरूरत है। देखिए, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा देश की भावनाओं को समझते हैं और देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इससे निश्चित तौर पे जो हमारा पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, पासमानदा समाज है, उसके उत्थान के नए रास्ते खुलेंगे। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में कितनी जातियां हैं और किस जाति के कितने लोग हैं। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे में बात जब भी जातीय जनगणना की होती है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज्यादा बड़ा बन चुका है। देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। देश में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो इस समय पिछड़े हुए हैं या उनका कहीं ना कहीं कहा जाए कि उनको आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है। और मेरा मानना ये है, जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी जनगणना मिलनी चाहिए, जिससे कि बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल लोग हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है जो वो किसी तरीके से आरक्षण को प्राप्त कर सके। अब ऐसे में क्या है कि जातीय के आधार पर आरक्षण मिलता है और उससे लोग जो बहुत फलीफूद हैं, जो कि बहुत फायदेमंद, पैसे से भी सक्षम है, जमीन जायदादों से भी सक्षम है और वो आरक्षण का भी फायदा उठाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जनरल वर्ग में आते हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, और ऐसे में यदि सरकार जातीय जनगणना कर रही है तो साथ साथ आर्थिक तौर पर भी जनगणना को कराया जाना चाहिए। यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जातीय जनगणना इतनी जरूरी है तो इसे पहले कब कराया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना कराने की शुरुआत 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने साल 1931 तक कई बार भारत की जनगणना कराई। उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया था। तय हुआ था कि हर 10 साल में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। ऐसे में 1941 में भी इस प्रक्रिया को किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए। आज़ादी हासिल करने के बाद भारत में जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की गई, लेकिन केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया था। 2011 तक ऐसे ही चलता रहा। जनगणना तो हुई, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। तब से सरकारें नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज करती रहीं। लेकिन 80 के दशक में क्षेत्रीय दलों का उदय होना शुरू हुआ, जिनकी राजनीति जाति पर आधारित थी, जिन्होंने तथाकथित अगड़ी जातियों के वर्चस्व को चुनौती देना शुरू किया और आरक्षण की मांग की। ये होनी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनिए, जाति जनगणना होने का सबसे बड़ा फायदा उसे मिलेगा जो असल में रिजर्वेशन का असली हकदार है। बहुत बढ़िया फैसला है। आप बड़े बड़े स्कूलों में चले जाओ, वहां जाके देख लो, EWS कोटे के अंदर लंबी गाड़ियों वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बेचारा गरीब है ना, जो वास्तव में निचली जाति वाला है या जो रिजर्वेशन को डिजर्व करता है, उसके बच्चे ना किताब को मोहताज हैं। जातिगत जनगणना से पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। उनकी शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता आएगी। जब उन आंकड़ों में स्पष्टता आएगी, तब सरकार भी उनके लिए और मजबूती के साथ नीतियां बना सकेगी। बीजेपी अपने शुरुआती दौर में अगड़ी जातियों की मानी जाती थी और उस पर ब्राह्मण और बनिया वाला तमगा लग चुका था। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले एक प्रस्ताव को पास कर बीजेपी ने अपना विचार बदला। राम मंदिर आंदोलन ने फिर उसे हिंदुत्व की राजनीति की ओर धकेल दिया। तब कमंडल बनाम मंडल की राजनीति का आगाज हुआ था। बीजेपी को लंबे समय तक हिंदुओं की कई जातियों का वोट मिलता रहा, लेकिन ओबीसी दूर ही रहा। लेकिन केंद्र में पहली बार मोदी सरकार जब आई, तब इस वर्ग को साधने की तैयारी शुरू हुई और अब बीजेपी ओबीसी वोटर्स के बीच में खासा लोकप्रिय हो चुकी है। टीम न्यूज़ स्टेट।